अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रात को उमर हयात घर आया तो उसने भी महसूस किया कि नसीमा अपने आप में नहीं। उसने नसीमा से पूछा भी, लेकिन नसीमा ने उसे फीकी सी मुस्कुराहट से टाल दिया। रात जब उमर हयात खर्राटे ले रहा था तो नसीमा जाग रही थी। नींद का नामो निशान न था। उमर हयात को बता दूं कि हम पर काला जादू मुनीर ने कराया था। नसीमा के जहन से बार बार ये सवाल उठ रहा था। नहीं, वो खुद ही अपने आप को जवाब दे रही थी। अगर उमर हयात को पता चल गया तो मालूम नहीं उसका रद्द-ए-अमल क्या हो। अगर ये मुनीर को कुछ कह बैठा तो मुनीर का रद्द-ए-अमल वही होगा जिसकी वो पहले ही धमकी दे चुका है। नसीमा का ज़हन तल्खियों से भरता जा रहा था। रात के पिछले पहर उसकी ज़रा सी आँख लगी तो उसने ख्वाब में मुनीर को देखा। मुनीर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। नसीमा उसके रास्ते से हटती जा रही थी, लेकिन मुनीर उसके करीब पहुंच गया। अचानक मुनीर का चेहरा भेड़िए जैसा हो गया और उसके दांत बाहर निकल आए। उसने जब नसीमा को पकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे किए तो उसके नाखून भेड़िए के पंजों जैसे थे। नसीमा पीछे हटी तो पीछे एक दीवार थी जिसने नसीमा को रोक लिया। नसीमा ने अपना दायां हाथ आगे किया और मुनीर की शेहरग अपने पंजे में ले ली। मुनीर ने उसके चेहरे और बाजुओं पर अपने पंजे मारे। नसीमा का खून बहने लगा। नसीमा की उंगलियां मुनीर की शेहरग में उतर गईं और उसकी शेहरग से खून का फव्वारा छूटा। नसीमा की आंख खुल गई। नसीमा ने देखा कि उसने दाएं हाथ में अपने बाएं हाथ की कलाई इतने जोर से पकड़ रखी थी कि 3-4 चूड़ियां टूट गई थीं। खौफ से उसका दिल डूब रहा था। कमरे में उसे मुनीर का चेहरा अभी तक नजर आ रहा था, जो भेड़िए जैसा था। खौफ जो नसीमा पर तारी हो गया था वो गुस्से और हिकारत में बदल गया। उसके जहन में यही एक ख्याल अटक गया कि मुनीर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस मरदूद को कत्ल कर दूंगी। उसके जहन से बड़ा भयानक ख्याल अज़म बनकर उठा, या अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। गुस्से और हिकारत की कैफियत में उसे इस ख्याल ने सुकून सा दिया, जैसे उसे मसले का हल मिल गया हो। लेकिन एक सवाल ने उसे परेशान कर दिया। उसे किससे कत्ल कराऊंगी? जहर दे सकती हूँ, उसने सोचा, लेकिन कैसे, कहाँ? पकड़ ही न जाऊँ। हसनैन काज़मी से कहूँगी कि मुझसे जो कीमत मांगोगे दूंगी। अपना काला जादू चलाओ जिससे ये मरदूद घर बैठे बैठे मर जाए। बाकी रात वो सो न सकी। उसके दिमाग को खून चढ़ गया था। सुबह वक्त पर उठी, नाश्ता तैयार किया और उमर हयात और उसके बेटे शौकत को नाश्ते के लिए बुलाया। चीनी दान से वो प्यालियों में चीनी डालने लगी तो चम्मच से आधी चम्मच चीनी फ्रिज में गिरी। नसीमा, उमर हयात ने उसकी एक दो बदहवासियाँ देखकर पूछा, मैं कल रात से देख रहा हूँ कि तुम सही हालत में नहीं हो। अपनी माँ से मुलाकात या टक्कर तो नहीं हो गई? अब्बू, शौकत बोल उठा, मुझे शक है कि कल अम्मी रोती रही हैं। क्यों नसीमा? उमर हयात ने पूछा। शौकी ठीक कह रहा है। नसीमा हंस पड़ी। इतनी सी हंसी के पीछे उसकी बहुत बड़ी काविश और जिस्म की तमाम तर कुव्वतें कार फरमा थीं। कल शौकी जब स्कूल से आया तो उस वक्त मैं सोकर उठी थी। नसीमा ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी आंखें शायद कुछ सुर्ख थीं, ये समझा शायद मैं रोती रही हूँ। नसीमा, उमर हयात ने कहा, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। हम एक चक्कर में आए हुए हैं। पहले पत्थरों और आग की मुसीबत रही, फिर डाकू हमारे घर में आ गए। मेरा ख्याल है कि कोई दुश्मन हमें परेशान कर रहा है। ये दोनों वारदातें एक ही साजिश की दो कड़ियाँ मालूम होती हैं। काज़मी साहब नहीं मिले कभी आपको? नसीमा ने पूछा। नहीं, उमर हयात ने जवाब दिया। वो अपने रंग में मस्त रहने वाले आदमी हैं। इनकी दुनिया हमसे अलग थलग है। तुम चाहो तो किसी रोज़ उनके गांव चलेंगे। क्या उनके हाथ में वाकई कोई इल्म है? नसीमा ने पूछा। कुछ न कुछ उनके हाथ में ज़रूर है, उमर हयात ने जवाब दिया, लेकिन वो इतने लंबे चौड़े दावे नहीं किया करते। शौकत स्कूल के लिए और उमर हयात अपने काम पे जाने के लिए तैयार थे। दोनों चले गए और नसीमा अकेली रह गई। उनके जाने के बाद नसीमा पर फिर हौल तारी होने लगा। वो बर्ची खाने में गई तो उसने महसूस किया जैसे मुनीर किचन में खड़ा हुआ हो। उसका चेहरा भेड़िए जैसा था। ये एक वाहिमा था। नसीमा भी समझती थी कि ये रात के ख्वाब का असर है, लेकिन वो इस तरह डर गई जैसे उसने मुजस्सिम मुनीर को देखा हो। उस पर एक बार फिर गुस्से और हिकारत की कैफियत तारी होने लगी। घर में काम करने वाली माई आ गई, जिसने उसे बातों में लगा लिया। नसीमा के करने के कुछ काम थे, लेकिन किसी काम में भी उसका दिल न लगता था। हसनैन काज़मी तक पहुंचना ज़रूरी है।
یہی ایک سوال تھا جو اسے کہیں ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس تک کس طرح پہنچوں؟ اچانک اسے اسلحے کا خیال آ گیا۔ اسلحے پر اسے بھروسہ تھا۔ وہ کھری بات کہنے والا دیانتدار آدمی تھا۔ پہلے بھی اسلحے نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ اماں، اس نے اپنی نوکرانی سے پوچھا، اسلحے کو جانتی ہو؟ اسے کون نہیں جانتا بی بی۔ کام ختم کر چکو گی تو اسلحے کو میرے پاس بھیج دینا، نسیمہ نے کہا۔ ملک صاحب اس کے لیے کام بتا کے گئے ہیں۔ نوکرانی اپنا کام کرتی رہی اور نسیمہ حسنین کاظمی کے لیے رکا لکھنے بیٹھ گئی۔ اس نے لکھا کہ اس نے جس فوٹو کا ذکر کیا تھا وہ فوٹو بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ گیا ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے لکھا کہ منیر نے اسے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خدا کے لیے کچھ کریں، اس نے آخر میں لکھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ میری مدد کریں گے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا میں ملک صاحب کے ساتھ اشارتاً بھی ذکر نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات اور آپ کے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ میری تو اپنی ماں میری دشمن ہو گئی ہے۔ اس نے ملک صاحب سے روپیہ پیسہ کھینچنے کے لیے ان کے ساتھ میری شادی کی تھی۔ لیکن اس نے میری ازدواجی زندگی تباہ کرنے کی بڑی گھناؤنی سازش کی ہے۔ ملک صاحب نے اور میں نے بھی اسے کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں نہ آیا کرے، نہ ہم اس کے گھر کبھی جائیں گے۔ کاظمی صاحب، خدا کے لیے کچھ کریں۔ اگر ملک نے مجھے طلاق دے دی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ خیال بھی رکھیے گا کہ ملک صاحب یا بھائی اسلحے کو پتہ نہ چلے کہ میں اس مسئلے سے دوچار ہوں۔ اس نے اتنا طویل رکا لکھ کر سادے لفافے میں بند کیا اور اسلحے کو دینے کے لیے رکھ لیا۔ نوکرانی کام کر کے گئی تو تھوڑی دیر بعد اسلحہ آ گیا۔ ایک تکلیف دے رہی ہوں بھائی، نسیمہ نے کہا۔ کاظمی صاحب بہت دن ہو گئے ہیں، بالکل بھی نہیں آئے۔ ایک رکا ان تک پہنچانا ہے۔ پہنچا دوں گا بھابھی، اسلحے نے کہا۔ لیکن ایک احتیاط ضروری ہے میرے عزیز بھائی، نسیمہ نے کہا۔ کسی کو پتہ نہ چلے، ملک صاحب کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کوئی خاص بات ہے؟ اپنے گھر کی ہی بات ہے، نسیمہ نے کہا۔ دل بہت گھبراتا ہے، خوف سا دل پر طاری رہتا ہے۔ پہلے وہ ہوا جو سارے شہر نے دیکھا، پھر ڈاکو آ گئے۔ کاظمی صاحب کو لکھا کہ ان کے پاس کوئی علم یا طاقت ہے تو کچھ کریں۔ ملک صاحب نہیں مانتے۔ میں کہتی ہوں چلو کاظمی صاحب کے ہاں چلیں، بس کہہ دیتے ہیں کہ کبھی چلیں گے۔ میرے ساتھ چلی چلو بھابھی، تم میرے بھائی ہو اسلحے، نسیمہ نے کہا۔ لیکن ملک صاحب سے بالا جانا اچھا نہیں لگتا، تم انہیں یہ رکا پہنچا دو، اس نے اسلحے کو کچھ روپے پیسے دے کر کہا۔ سالم ٹانگا کر لینا، یہ لو آنے جانے کا کرایہ۔ دیکھو بھابھی، اسلحے نے کہا، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دو، جو کچھ مجھ سے ہوا میں کروں گا۔ نہیں، نسیمہ نے جھوٹ بولا، ایسی کوئی پریشانی نہیں، اگر ہوتی تو تمہیں ہی بتاؤں گی۔ بہنیں اپنے دکھ بھائیوں کو ہی بتایا کرتی ہیں۔ میں ابھی چلا جاتا ہوں، اسلحے نے کہا اور چلا گیا۔ نسیمہ کو اطمینان سا ہونے لگا، یہ سہارا اسے تسکین دے رہا تھا۔ اسلحہ 2-2.5 گھنٹوں بعد واپس آ گیا۔ بھابھی، اس نے کہا، آج چوتھا دن ہے کاظمی صاحب بخار میں جل رہے ہیں، بڑا ہی تیز بخار ہے، وہ تو ہلنے کے قابل بھی نہیں۔ انہوں نے میرا رکا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے بھابھی، اسلحے نے جواب دیا، پوری دلچسپی سے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فکر نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، میں جلد ہی کچھ کروں گا۔ انہوں نے رکا پھاڑ کر پرزے کر کے کہا تھا کہ نسیمہ کو تسلی دینا۔ وہ کب تک کچھ کرنے کے قابل ہوں گے؟ نسیمہ نے کہا۔ تم نے ان کی حالت دیکھ کر کچھ تو اندازہ لگایا ہوگا نا؟ 3-4 دن تو وہ اٹھ نہیں سکیں گے، اسلحے نے جواب دیا۔ میں پھر کسی دن انہیں دیکھنے جاؤں گا۔ جب اسلحہ چلا گیا تو نسیمہ کی حالت بگڑنے لگی۔ یہ کام تو جلدی ہونا چاہیے تھا۔ حسنین کاظمی ابھی کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نسیمہ کو ڈر تھا کہ حسنین کاظمی کے ٹھیک ہونے تک منیر اپنا وار کر جائے گا۔ نسیمہ پر گزشتہ رات نیند نہ آنے کا اثر بھی تھا۔ اس کے جذبات ویسے ہی ابلے ہوئے تھے۔ گھر میں ہر طرف اسے منیر ہی منیر نظر آنے لگا۔ عمر حیات شام کو ذرا جلدی آ گیا۔ اس کے ساتھ منیر تھا۔ عمر حیات نے اسے پکا دوست بنا لیا تھا۔ نسیمہ اسے دیکھ کر جل بھن گئی۔ منیر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ چودھری منیر آج ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا؟ عمر حیات نے کہا۔ میں نہا لوں، آج تو گرمی بہت ہی زیادہ ہے، سارا دن کا حبس اتنا تھا کہ دم گھٹ رہا ہے۔ وہ غسل خانے میں چلا گیا اور نسیمہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ نسیمہ، منیر نے نسیمہ کو آہستہ سے بلایا، یہاں آؤ ذرا۔ کیا ہے؟ نسیمہ نے اس کے پاس آ کر تش سے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھو۔ منیر نے جیب سے فوٹو نکال کر نسیمہ کو دکھایا اور فوٹو جیب میں رکھ کر کہنے لگا،
میرا پیغام تمہیں مل گیا ہے، میں نے تمہیں مہلت دے دی ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو نسیمہ، معلوم نہیں تم ضد میں کیوں آ گئی ہو۔ نسیمہ کہنے لگی تھی کہ مجھے تمہاری صورت سے نفرت ہے، لیکن ایسی بات کہنے کا یہ موقع نہیں تھا۔ اس نے غصے اور حقارت کو دبا لیا، وہ اس سے فوٹو لینا چاہتی تھی۔ کسی روز آ جاؤں گی، نسیمہ نے مسکرا کر کہا، اس فوٹو کی میرے پاس کوئی کاپی نہیں، مجھے دے دو۔ دے دوں گا، منیر نے کہا، باغ میں آ جانا۔ کب آؤ گی؟ پہلے فوٹو دو پھر بتاؤں گی، نسیمہ نے کہا۔ کیا مجھے اتنا کچا سمجھتی ہو؟ منیر نے کہا، اب مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دیکھو، ابھی تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گا۔ تم جیسے کمینوں سے اور امید بھی کیا ہو سکتی ہے، نسیمہ نے کہا۔ منیر ہنس پڑا۔ نسیمہ کو منیر کے اتنے اچھے اور چمکتے ہوئے دانت یوں لگے جیسے یہ بھیڑیے کے دانت ہوں۔ حقارت اور غصے کا طوفان اٹھنے لگا، لیکن نسیمہ نے اسے سینے میں ہی روک لیا۔ اس نے اس احساس کو زندہ رکھا کہ اس وقت غصہ نقصان دہ ہوگا۔ اگر منیر اکیلا ہوتا تو نسیمہ کا رد عمل اور اس کا جوابی وار بڑا ہی شدید ہوتا۔ تم ابھی تک سمجھی نہیں کہ مجھے کورا جواب دینے کا نتیجہ کیا ہوگا، منیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چاہوں تو گواہی دینے سے انکار کر دوں، میں کہوں گا کہ میں نے ان کے گھر سے کسی ڈاکو کو نہیں پکڑا، پھر جانتی ہو کیا ہوگا، ملزم بری ہو جائیں گے اور وہ تمہارے گھر میں پھر واردات کریں گے اور وہ تمہیں بھی اٹھا لے جائیں گے۔ نسیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ قہر اور غضب کو اپنے وجود میں روکنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگی تو اس کی زبان بولنے کی بجائے کانپنے لگی، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ میں جانتی ہوں تم میرے گھر میں ڈاکوؤں کو پکڑنے نہیں آئے تھے، نسیمہ نے کہا۔ تم میں نہ اتنی عقل ہے نہ اتنی جرأت ہے، تم بزدل اور کمینے ہو۔ جس نے کالے جادو کا سہارا لیا تھا وہ دلیر ہو ہی نہیں سکتا، ایک عورت کو اونچے ہتھ کنڈوں سے پریشان کرنے والا آدمی مرد ہو ہی نہیں سکتا۔ منیر کے ہاتھ میں نسیمہ کی رگ آئی ہوئی تھی، اس لیے اس کا رد عمل بالکل سرد تھا۔ اس نے نسیمہ کی اتنی تلخ طنز کو ہنسی میں ٹال دیا۔ تم نے 3-4 دنوں کی مہلت مانگی تھی، وہ میں نے دے دی ہے، منیر نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ 2 دن اور باقی ہیں، پھر خود ہی آ جانا۔ میری محبت کو یوں بے دردی سے لات نہ مارو نسیمہ، تم اپنی ضد کی پکی ہو، میں اپنی ہٹ کا پکا ہوں۔ تم آؤ تو صحیح، میری محبت کی دیوانگی دیکھنا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آؤں گی، نسیمہ نے کہا، یہ 2 دن گزر جانے دو، یہ بھی یاد رکھنا 5 روز بعد عدالت میں پیشی ہے، منیر نے کہا۔ اس پیشی پر میری گواہی ہوگی۔ لاؤ بھئی، عمر حیات نے آ کر کہا، کھانا رکھو، آج تو بہت ہی بھوک لگی ہے۔ نسیمہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ نسیمہ کی وہ رات ایسے گزری جیسے اسے کسی نے کانٹوں پر پھینک دیا ہو، کانٹے اس کے دل تک اترتے رہے۔ عمر حیات اور اس کا بچہ بے فکری کی نیند سو رہے تھے اور نسیمہ نے تڑپتے کانپتے رات گزار دی۔ پچھلی رات بھی جاگتے گزری تھی، دن بھی اسی کیفیت میں گزرا تھا۔ صبح ہوئی، نسیمہ کی ذہنی کیفیت دگرگوں ہو گئی تھی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا، کبھی ایسی چمک کہ اس کی آنکھیں چندھیا جاتیں۔ یہ اندھیرا اور یہ چمک اس کے اپنے ذہن کی تھی۔ وہ اب عقل کی بجائے ذہن کے قبضے میں تھی اور ذہن آصف زدہ مکان کی مانند ہو گیا تھا۔ اس میں بدبوئیں اور اعصابی سائے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ حالات اس کے قابو میں آنے والے نہیں تھے۔ شب بیداری نے اس کی عقل کو معاف کر دیا تھا، وہ اب سحارے اور فرار کے راستے دیکھ رہی تھی۔ عمر حیات اور شوکت چلے گئے۔ باقی مائی نے آ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ نسیمہ سونے کے کمرے میں چلی گئی اور پلنگ پر جا گری۔ اسے حسنین کاظمی پر غصہ آیا جو غلط موقع پر بیمار ہو گیا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ اٹھ بیٹھی اور خلا میں گھورنے لگی، جیسے اسے کچھ نظر آیا ہو یا کچھ یاد آ گیا ہو۔ خانقاہ بیبیاں والی، اسے ایک خانقاہ یاد آ گئی، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیل گئی۔ خانقاہ بیبیاں والی، یہ خانقاہ جو قصبے سے کوئی 2 میل دور تھی، عورتوں میں اتنی مقبول تھی کہ عورتیں اسے آخری سہارا سمجھا کرتی تھیں۔ وہاں کوئی مرد مجاور نہیں تھا۔ ایک ضعیف العمر بڑھیا دن رات خانقاہ میں موجود رہتی تھی۔ کوئی اس کی عمر 100 سال بتاتا تھا، کوئی 200 سال، اور ایک روایت یہ بھی تھی کہ یہ عورت صدیوں سے زندہ ہے اور تا قیامت زندہ ہی رہے گی۔ اس کے بال دودھ کی طرح سفید تھے، منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا، چہرے پر گہری جھریوں کا جال تھا، اس کی کمر جھک گئی تھی۔ وہ خانقاہ میں جھاڑو دیتی رہتی تھی۔ یہ ایک قبر تھی جس کے ارد گرد مٹی کی 4 دیواری اور اوپر درخت کے ٹہنوں، مٹی اور سرکنڈوں کی چھت تھی۔ دروازہ بغیر کڑاوں کے تھا۔ اس خانقاہ پر صرف عورتیں مرادوں کے لیے جاتی تھیں۔ وہ خانقاہ کی دیواروں پر اندر اور باہر
लेप कर दिया करती थीं। बुढ़िया वहाँ अपना खाना खुद पकाती थी। औरतें उसके पास दालों, सब्जियों, मिर्च मसाले, घी वगैरह का अंबार लगाए रखती थीं। कब्र पर रंगारंग दुपट्टे पड़े रहते थे। ये बेऔलाद औरतों के दुपट्टे थे। खानका के बाहर एक दरख्त था जिसके पत्ते कभी हरे नहीं होते थे। उसकी खुश्क टहनियाँ थीं और टहनियों के साथ कांटे थे। हर टहनी के साथ दुपट्टे बंधे हुए थे। इनमें नए भी थे और पुराने भी जो फटते जा रहे थे। इनमें बहुत पुराने दुपट्टों के चीथड़े भी थे। मशहूर था कि जो औरत अपना दुपट्टा इस दरख्त पे डाल दे उसकी मुराद ज़रूर पूरी हो जाती थी। औलाद की तलबगार ख़वातीन के लिए हुक्म था कि कब्र पर दुपट्टा डालें। इस खानका के वजूद में आने की रवायत ये बयान की जाती थी कि ये बुढ़िया जब जवान थी तो उसे एक जवां साल आदमी से मोहब्बत हो गई। ऐसी ही मोहब्बत उस आदमी के दिल में भी पैदा हो गई थी। इनकी मोहब्बत आसमान पर चमकते चांद सितारों की तरह पाक और शफाफ थी। वो लोगों की नजरें बचाकर मिलते थे या दूर दूर से एक दूसरे को देखते रहते थे। इनके मुतालिक किसी को शक नहीं था कि बदी का इर्तिकाब करते हैं, लेकिन कौन बर्दाश्त करता है कि इसकी किसी बेटी या बहन गैर मर्द के साथ नज़दीक या दूर का भी ताल्लुक़ रखे। लड़की के भाइयों ने बहन को मना किया। लड़की ने कहा कि उसने इस आदमी के साथ मस्जिद के साए में खड़े होकर कुरान पर हाथ रख के कसम खाई है कि मोहब्बत को कुरान का हर्फ समझकर पाक रखेंगे और हम शादी करेंगे। भाइयों ने उसे मारा पीटा, फिर भी वो बाज न आई। आखिर एक रोज़ वो गायब हो गई। किसी ने उसे उस आदमी के साथ जिसे वो चाहती थी जाते देख लिया और उसके भाइयों को जा बताया। भाई घोड़ों पर सवार होकर पीछे गए और दोनों को रास्ते में जा लिया। वो एक वीराने में जा रहे थे। लड़की के भाइयों ने इस जवां साल आदमी को कत्ल कर दिया और बहन को घर ले गए। दोनों भाई पकड़े गए, सबूत मिल गया, शहादत मिल गई। दोनों भाइयों का फांसी चढ़ जाना यकीनी था। बहन को अपने भाइयों से प्यार था। उसने कहा कि जिस कुरान पर उसने मोहब्बत को पाक रखने और इस आदमी के साथ शादी करने की कसम खाई थी, वही कुरान मेरे भाइयों को जिंदा रखेगा। गुनाह मेरा था, सज़ा भाइयों को क्यों मिले। कहते थे कि इस लड़की ने रातें जाग जाग कर और रो रो कर खुदा से भाइयों की ज़िंदगी मांगी। खुदा ने वो दुआ सुन ली और दोनों भाई बरी होकर घर आ गए। बहन ने भाइयों से कहा कि मेरी आहें और फरियादें तुम्हें फांसी के तख्ते से उतार लाई हैं। अब मेरी आहों से बचो, मेरा दिल न दुखाना, जिंदा जल जाओगे। उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैंने कुरान पाक की कसम खाई है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भाइयों ने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। वो उस जगह गई जहाँ उसका महबूब कत्ल हुआ था। वहाँ उसने मिट्टी की ढेरी कब्र की शक्ल की बनाई और इस कब्र की मुजाविर बन गई। उस आदमी को गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया था, लेकिन लड़की वहां कभी नहीं गई थी। उसने गांव से दूर नसीमा के कस्बे से तकरीबन 2 मील दूर जो कब्र बनाई थी, उस पर वो एक नाले से पानी ला ला कर छिड़कती रहती थी। कब्र आहिस्ता आहिस्ता खानका बन गई। लड़की वहीं बूढ़ी हो गई। वहाँ जो दरख्त था जिस पर हाजतमंद औरतें दुपट्टा डाला करती थीं, वो खुश्क था। इसके मुतालिक मशहूर था कि ये दरख्त कभी हरा हुआ करता था। इस आदमी के कत्ल होते ही दरख्त सूख गया और उस जमाने से सूखा हुआ है। चूँकि इस खानका पर सिर्फ औरतें ही जाती थीं, इसलिए उसे खानका बीबियाँ वाली कहते थे। नसीमा को यह खानका याद आई। उमर हयात के साथ शादी से पहले माँ उसे इस खानका पर यह मुराद लेकर गई थी कि नसीमा की शादी उमर हयात के साथ हो जाए। माँ ने अपना और नसीमा ने अपना दुपट्टा दरख्त पर डाला था। थोड़े ही दिनों बाद माँ बेटी की मुराद पूरी हो गई थी। नसीमा ने इस खानका पर जाने का इरादा कर लिया। शौकत स्कूल से आया। नसीमा ने उसे खाना खिलाया और सुला दिया। शौकत दोपहर के वक्त कम से कम 3 घंटे सोया करता था। नसीमा नौकरानी को घर से बाहर बुला लाई और उसे कहा कि वो खानका पर जा रही है और नौकरानी उसके घर में रहे। इतनी गर्मी में बीबी, नौकरानी ने कहा, सुबह सवेरे चली जाना या मेरे साथ शाम को चली चलना, मेरे लिए यही वक्त बेहतर है। नसीमा ने कहा, फेरा माना हुआ था, ये पूरा कराऊं। ध्यान से जाना बीबी, नौकरानी ने कहा। वो बंजर वीराना है, खड नाले हैं, सावन का महीना है, बारिश का भी कुछ पता नहीं होता किस वक्त आ जाए। नसीमा को मालूम था कि खानका कैसे डरावने इलाके में है। वहाँ सिर्फ खड ही नहीं थे, चट्टानें भी थीं। एक जगह ऊंचाई थी, वहाँ से बारिशों का पानी आबशार की तरह नीचे गिरता था। नीचे 2 चट्टानें पहलू ब पहलू आगे को चली गई थीं। नशेबो फराज थे, टीले और घाटियाँ थीं, वहाँ से कोई रास्ता नहीं गुजरता था। सिर्फ वो औरतें उधर जाती थीं जिन्हें खानका तक जाना होता था। नसीमा इतनी दूर कभी अकेली नहीं गई थी, लेकिन वो इतनी मजबूर और बेबस हो गई थी कि उसने ये खतरा मोल ले लिया। उसने ट्रंक से अपना एक नया दुपट्टा निकाला और ऊपर चादर ली
और घर से निकल गई। सारे सावन का जोबन था, आसमान पर गहरे बादलों के टुकड़े मंडला रहे थे। नसीमा कस्बे से निकल गई। वो इतने बड़े खतरे में आई हुई थी कि उसने इस वीराने का कोई और खतरा महसूस ही न किया। ये भी न सोचा कि मुनीर ने उसे देख लिया तो वो इसके पीछे आ जाएगा। वो चलती गई, खड्डों में से गुजरती और घाटियाँ उतरती चढ़ती गई। उसने ऊपर से पानी गिरता देखा। पानी की धार सी थी जो बालाई जमीन से गिर रही थी। नसीमा उसके करीब से गुजरी। खानका थोड़ी ही दूर रह गई थी। दूर ऊपर से घटा उठ रही थी। नसीमा ने कदम और तेज कर लिए। वो खानका तक जा पहुंची। गर्मियों की दोपहर, वहां कौन जाता था? औरतें सुबह सवेरे या शाम को जाया करती थीं। नसीमा ने पहले दुपट्टा दरख्त की एक शाख पर डाला और वो दरख्त पर पड़े हुए दुपट्टों को देखने लगी। इन नए और पुराने दुपट्टों और बहुत पुराने दुपट्टों के चीथड़ों में अपना वो दुपट्टा ढूंढ रही थी जो उसने शादी से पहले अपनी माँ के साथ आकर डाला था। वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी, जैसे कल परसों का वाकया हो। शादी को अरसा ही कितना गुजरा था, यही चंद महीने गुजरे थे। उसे अपना वो दुपट्टा कहाँ नजर आता। धूप और बारिशों ने उसका रंग उड़ा दिया और तेज हवाओं से हिलती खारदार शाखों ने उसे चीथड़ा बना दिया था। नसीमा पर वहम सा तारी हो गया कि उसके दुपट्टे का गायब होने का मतलब यह है कि उसका सुहाग फल फूल नहीं सकेगा। वो तेजी से खानका के अंदर चली गई और मट्टी की कच्ची ढेरी पर गिरकर बिलखने लगी, जैसे यही उसके दुख दर्द और मसाइब को ख़त्म कर देगी। वो दिल ही दिल में मट्टी की इस ढेरी को अपनी मुराद सुनाती रही। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद गईं। उसने अपना कंधे पर एक लरसता हुआ हाथ महसूस किया। उसने चौंक कर देखा, ज़ईफ़ उल उम्र बुढ़िया उस पर झुकी हुई थी। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद सर हिल रहा था। नसीमा के कंधे पर उसने जो हाथ रखा वो बुढ़ापे के रशे से कांप रहा था। क्या दुख है तुझे कि तू रो रो कर हलकान हो रही है? बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। क्या दिल में किसी का प्यार बसा रखा है? क्या तेरा खामिद किसी और के जाल में आ गया है? अपने भाइयों को फांसी के तख्ते से उतारना है? क्या दुख लेके आई है यहाँ? क्या रोग लग गया है तुझे इस उम्र में? ऐसा रोग लग गया है जिसका कोई इलाज नहीं, नसीमा ने कहा। इंसानों से भागकर मट्टी की ढेरियों के आगे रोती फिरती हूँ। बोल बोल, बुढ़िया ने कहा। मुँह से बोल। मट्टी की ढेरी के आगे रोती है तो क्या बुरा करती है? इंसान भी तो आखिर मट्टी की ढेरी ही है। आज जो सर पर ताज सजाए सोने चांदी के तख्त पर बैठा है, जो मेरी तरह तपती ज़मीन के तख्ते पर भूखा नंगा बैठा है, इन दोनों की मंजिल एक है, मट्टी की ढेरी। जो मांगना है वो इस मट्टी से मांग जिससे तेरा वजूद बना है। नसीमा की हिचकियाँ थम गईं और उसकी नज़रें बुढ़िया की झुर्रियों के जाल में उलझ गई। क्या मांगने आई हो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सका? बुढ़िया ने पूछा। सुहाग की सलामती और सुकून, नसीमा ने सिसकी लेकर जवाब दिया। दुश्मन मेरा सुहाग उजाड़ना चाहता है, मेरी असमत के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे और मेरी खामिद के दरमियान आग की दीवार खड़ी कर रहा है। शादी को कितना अरसा हो गया है? नहीं, नसीमा ने जवाब दिया, अभी तो मैंने अपने खामिद का एक बच्चा भी नहीं जना। ये देखो मेरे हाथ। अम्मा, तुझे दिखाई नहीं देगा मेरे हाथों से अभी मेहंदी भी पूरी तरह नहीं उतरी। मैं तुझसे और कुछ नहीं पूछूंगी, इस बुढ़िया ने कहा, जिसकी आंखें बेनूर हो चुकी थीं। कुछ कहूँगी, उस खामिद से बेवफाई ना करना जिसका तू बच्चा जनेगी। जान दे देना, जान ले लेना, उससे बेवफाई ना करना जो बड़े प्यार से तुझे अपने घर में ब्याह के लाया है और तुझे कहता है कि तू नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नसीमा ने कहा। वो मुझे यूं ही कहा करता है। मेरे होने वाले बच्चों का बाप मुझसे बहुत प्यार करता है और तू उसके प्यार पर कुर्बान हो जा, बुढ़िया ने कहा। उल्टी सीधी बात कहे तो मत सुन। बाप ऐसी वैसी कहे तो उसे तुरंत से कह दे कि तू मेरा बाप है, पर मेरे सुहाग के पौधे से पाँव उठा ले, इसे हरा होने दे। पर एक बात बता, कहीं अल्लाह को याद किया है कभी? नहीं, तेरी चुप बता रही है कि तूने अपने अल्लाह को कभी याद नहीं किया। हुस्न, जवानी और दौलत आती है तो दिल से अल्लाह का नाम निकल जाता है। अल्लाह उस वक्त याद आता है जब हुस्न और जवानी पर बुढ़ापे की पहली लकीर फिरती है और जब दौलत हाथ से निकल जाती है। कुछ अल्लाह को भी याद कर। इस ढेरी में क्या रखा है? ये तो तुझे सिर्फ ये याद दिलाती है कि एक रोज़ तुझे भी इसी की तरह ढेरी बन जाना है। बुढ़िया के बेदांत मुंह से हंसी निकल गई। वो उठ खड़ी हुई। उसकी हंसी खर्राटा नुमा कहकहा बन गई और वो बाहर निकल गई। उसकी हंसी सुनाई देती रही। नसीमा डर सी गई। अपने आप ही उसके हाथ दुआ के लिए उठे।
खानका के अंदर अंधेरा हो गया। नसीमा ने बाहर देखा और वो समझ गई कि सूरज उस घटा के पीछे हो गया था जो खानका की तरफ आते समय उसे उफक से उठती नजर आई थी। उसे घटा की गर्ज भी सुनाई दी। वो उठी और खानका के दरवाजे पर पहुंची तो एक ही बार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया तेज तेज चलती हुई आई। अंदर ही रह, उसने नसीमा से कहा। मैं थम जाने दे। नसीमा को शौकत का ख्याल आ गया। बच्चा डर रहा होगा। नसीमा को वैसे भी घर पहुंचना था। बारिश थमने के इंतजार में शाम भी हो सकती थी। बुढ़िया उसे खानका के अंदर बुला रही थी लेकिन वो चल पड़ी। सावन की बारिश इतनी तेज थी कि 10 कदम आगे कुछ नजर नहीं आता था। कतरे इतने मोटे कि कंकरों की तरह पड़ते थे। हवा तेज नहीं थी। घटा की गर्ज खुशीली थी जैसे ऐलान कर रही हो कि सब कुछ बहा कर ले जाने के लिए आई हूँ। नसीमा को हैरत इस पर हो रही थी कि वो डर नहीं रही थी। उसे शौकत का ख्याल आ रहा था। इतनी तेज बारिश और इस गर्ज से वो डर रहा होगा। वो अंदाजे से चली जा रही थी। वहाँ कोई रास्ता, कोई पगडंडी और कोई सड़क नहीं थी जिस पर वो बेफिक्र होकर चलती जाती। वहाँ खड्ड थे, जमीन की ऊंच नीच थी, पाँव बार बार फिसलता था। घाटी उतरना नामुहाल, चढ़ना मुहाल, कदम कदम पर गिरने का खतरा। वो संभल संभल कर कदम रखती चलती गई। उसे बेपनाह शोर सुनाई देने लगा। बारिश के शोर के साथ ये शोर मिलकर दिल को दहला रहा था। अब नसीमा को डर सा महसूस होने लगा। उसने इधर उधर देखा। उसे शक होने लगा जैसे बहुत सी रेलगाड़ियां उसकी तरफ बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही हों या उसके करीब गिर रही हों, करीब से गुजर रही हों। उसकी नज़र जब दाएं तरफ गई तो उधर जमीन नहीं थी। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ऊंचे मकान की मुंडेर पर जा रही हो। उसके पाँव के नीचे कीचड़ नहीं, बड़ी पक्की जमीन थी। ये पथरीली या चट्टानी जमीन थी। उसने आंखें सिकुड़कर नीचे देखा। नीचे सैलाब आ गया था। ये वो जगह थी जहाँ दो चट्टानों के दरमियान से पानी गुजरता था। ये पानी बुलंदी से आबी आबशार की तरह गुजरता था। नसीमा को ख्याल आ गया कि ऊपर का सैलाब नीचे गिर रहा है और नीचे जगह तंग और सैलाब ज़्यादा है। ये सैलाब इतने जोश में था जैसे दाएं बाएं की चट्टानों को अपने साथ बहा ले जाएगा। नसीमा को ये इत्मीनान हो गया कि वो भटक नहीं गई। उसे याद था कि आगे वो जगह आएगी जहाँ से आबशार गिरती है और इससे आगे 1 मील का फासला सीधा और हमवार है। वो और ज़्यादा संभल कर चलने लगी। वहाँ पाँव फिसलना बहुत ही खतरनाक था। वो सीधी नीचे सैलाब में जाती और सैलाब उसे चट्टानों के साथ पटक पटक कर मार डालता। शोर बढ़ता जा रहा था जैसे रेलगाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई हो। आबशार करीब आ रही थी। नसीमा आबशार के बिल्कुल करीब पहुंच गई। आते वक्त जहाँ से उसने पानी की एक धार सी गिरती देखी थी वहाँ से अब एक और दरिया सा गिर रहा था। ऊपर के इलाके की ढलान इधर को ही थी और ऊपर एक नाला सा बना हुआ था। इतनी तेज बारिश का सैलाब इस नाले में आ रहा था और नाला आबशार की तरह गिर रहा था। नसीमा ने कुछ और आगे होकर देखा। वो जब इधर आई थी तो ये सारी जगह खुश्क थी। अब वहाँ इस सैलाबी दरिया बहता चला आ रहा था। वो आबशार को देखने के लिए रुक गई। वो जब वहाँ से चलने लगी तो उसे बाएं तरफ से एक घुड़सवार आता नजर आया। वो कस्बे की तरफ मुड़ गया था लेकिन उसने नसीमा को देखा तो वो इधर भी आ गया। नसीमा ने चादर अपने माथे से और आगे सरका ली और आगे होकर चल पड़ी। घोड़ा उसके बिल्कुल करीब आ गया। नसीमा ने सर और नीचा कर लिया। कौन हो? घुड़सवार ने पूछा। कहाँ जा रही हो? नसीमा न बोली न रुकी। खौफ की लहर उसके वजूद में फिर गई। शहर को जा रही हो तो मैं तुम्हें घोड़े पर अपने पीछे बिठाकर छोड़ दूंगा, घुड़सवार ने कहा। नसीमा के जी में आई कि दौड़ पड़े लेकिन वहाँ ज़रा तेज चलना भी मुहाल था। घोड़ा उसके आगे इस तरह रुका कि घोड़े का पहलू उसके पास आ लगा। नसीमा ने ऊपर देखा और उसका खून खुश्क हो गया। ओह, घुड़सवार बोला। नसीमा, तुम कहाँ से आ रही हो? हाँ हाँ, बीबियाँ वाली खानका पर गई होगी। मुझे परेशान न करो मुनीर, नसीमा ने बेबसी के आलम में कहा। मुझे जाने दो। इधर आओ, उसने घोड़े से झुककर और बाजू नसीमा की तरफ लंबा करके कहा। आओ मेरे पीछे बैठ जाओ, घर पहुंचा दूंगा। तुम्हारे पीछे बैठ जाऊं और सारे शहर में बदनाम हो जाऊं, नसीमा ने कहा। मैं अपने कदमों से पहुंच जाऊंगी। शहर से कुछ दूर उतर जाना, मुनीर ने कहा। मैं दूसरी तरफ से चला जाऊंगा, तुम किसी और तरफ से घर चली जाना। आओ। नहीं मुनीर, नहीं, नसीमा ने बड़े जोर से कहा। बारिश का जोर अभी थमा नहीं था। आबशार का शोर पहले से ज़्यादा बुलंद हो गया। घटाएं गरज रही थीं। मुनीर घोड़े से उतर आया। नसीमा,
اس نے دونوں ہاتھ نسیمہ کے کندھوں پر رکھ کر کہا، کیا تم میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ میں تمہیں زبردستی اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا سکتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گھوڑے پر جاؤں اور تم پیدل جاؤ۔ میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ۔